विधेयक की व्याप्ति की समिति कर सकती है। विगत में कई संयुक्त समितियों ने विधेयकों में ऐसे संशोधन किए हैं। श्री किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट किरण जी, एक मिनट श्री सोगत राय जी संशोधन संख्या 108 को प्रस्तुत करें। आप बोल रहे थे ना? हाँ। Under Rule 77(2) of the Rules of Procedure, I propose that the Waqf Amendment Bill 2025 be recommitted for the purpose of eliciting further opinion thereon. ओके, माननीय मंत्री जी अब 12-16 पर अपना वक्तव्य दें। आपका जो जब मैं ओपनिंग करूंगा उसका भी जवाब आएगा और बाकी अमेंडमेंट तो आखिर में आता ही है। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई
बदगुमा ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। सर, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें रखी हैं। किसी ने कहा ये प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। किसी ने कहा ये इलीगल है, अनलॉफुल है। सर, ये बिल जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कोई नया विषय नहीं है। आजादी से पहले ये बिल जब पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया था 1913 में, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था वक्फ अल औलाद को। बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये जोर उसको देते हुए ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद 1930 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया है, जो रीइंफोर्स करता है लीगल वैलिडिटी ऑफ द फैमिली वक्फ। परिवार में जो वक्फ होता है उसको जोड़ देते हुए ये बिल लाया गया है। उसके बाद आजादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी, और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं, तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया? ये सोच क्यों आया? अगर आप सच्चे दिल से सोचते और मन साफ होते तो आप तर्क पे जाते। इस संशोधन बिल में जो जो तर्क है आप उसमें बात कीजिए। आप उसको छोड़ के जो कोई लेना देना नहीं है बिल में, उसका बात आप लेकर के लोगों को गुमराह करने का, बरगलाने का काम जो किया है, उसको मैं शुरू में साफ करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, 1995 में ट्राइब्यूनल का पहला व्यवस्था किया गया है, ताकि वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है या उसको चैलेंज करना चाहता है तो वक्फ ट्राइब्यूनल वहां आप जा सकते हैं। उसका प्रावधान पहली बार हुए हैं, और उस समय यह भी फैसला हुआ कि 5 लाख से ज्यादा आमदनी किसी वक्फ प्रॉपर्टी में है, उसके लिए सरकार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाएगा। ये भी 1995 में शुरुआत की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आज एक ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है? ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में, 2014 में हम सब चुनाव में गए, और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। यह प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे, और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। तीसरा, 2008
सर अब शांति से सुनने के बाद आप जो भी पूछेंगे हमारा रिप्लाई तो आएंगे ही सर। डिबेट का आखिरी में है, मेरा फिर से रिप्लाई होगा। तो अभी मैं जब शुरुआत में कुछ दृष्टिकोण रख रहा हूं, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, ध्यान से सुनिए ताकि हमारा डिबेट का स्तर भी ऊंचा रहे और तर्क भी सामने में आ जाए। सर एक प्रावधान आया सेक्शन 108, उस सेक्शन 108 में ये लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर मैं कुछ प्रोपेगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्त पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप काहे को उछल रहे हो? मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं, जो हकीकत बात को बता रहा हूं। आप आराम से बैठ के सुनिए। आपके दल को और आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी, सर मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एक शब्द अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, जो घटना है, जो हकीकत है, यही कह रहा हूं। इनको इसमें इतना उछालने का, उत्तेजित होने का कोई मतलब ही नहीं है सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि जो संवैधानिक बात उठा करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको भी देश के सामने में सही बात रखना बहुत ही जरूरी है। एक बात बार बार इन लोगों ने कहा गया है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 का उल्लंघन करता है करके इन्होंने इल्जाम लगाया। पढ़ चुका हूं, आप पढ़ लो। कभी भी डिबेट के बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, व्यवस्था दे दी है, पंथवा ना कभी। माननीय मंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय इन्होंने समानता का बात उठाया। आर्टिकल 14 का इक्वालिटी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये कोई तरीका नहीं है। माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम व्यवस्था होती है। बोलिए मंत्री जी, आप बोलते जाओ। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा कान खुला हुआ है तो ये डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। मैं अभी ये पैन की बात करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये वक्फ बोर्ड का जो काम है, ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी को जो संभालने वाले मुतावली,
और जो वक्फ प्रॉपर्टी को व्यवस्था करते हैं उसको संचालित करने के लिए ये गवर्नेंस का, सुपरविजन का एक प्रावधान है। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। आप साफ साफ सुन लीजिए, अगर इसके पास तर्क नहीं है तो इस तरह यहाँ डिस्टर्ब करके बहस का स्तर को गिराने से कोई फायदा नहीं है सर, ये कोई तरीका नहीं है सर। बोलते जाओ सर, वक्फ बोर्ड का क्रिएट करना एक जो वाकिफ होता है, जो अपना विलिंगली वक्फ क्रिएट करता है। मैंने व्यवस्था दे दी है, आप जब समय हो तो बोले नो, प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठिए आप। नो, बैठिए। माननीय मंत्री जी, सूची है 2013 की प्रॉपर्टी निकाल बताना सूची मंगा के कहते भी अध्यक्ष महोदय, सबको बोलने का मौका मिलने वाले हैं, तो कम से कम बात को शांति से सुनने के बाद आप अपना बात रखिए। ये कोई तरीका नहीं होता है सर। अध्यक्ष महोदय, ये जो उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है, ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं सर। आप देखिए आर्टिकल 25(1) क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health and to the other provisions of this part, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है सर। आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं सर। किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। एक मिनट माननीय सदस्य, आप भारत की संसद में बैठे हो, गरिमा मर्यादा बनाए रखो, बैठे बैठे टिप्पणी मत करो। हाँ, आपको जब मौका मिलेगा आप अपनी बात कहना, बैठे बैठे टिप्पणी नहीं कर सकते, ये संसद की मर्यादा नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। सदन व्यवस्था नियम से चलेगा। किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे कोई भी सदस्य जो बोल रहा हो उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवल्लिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, ये
आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये सर क्या ये ऐसा बहस नहीं होता है जी। आप लोग का तर्क रखने का समय में बोलिए, ये बीच में कमेंट पास करने से सर हमारा पॉइंट का फ्लो भी बिगड़ता है और आवाज में ठीक नहीं हो, अब आवाज में ठीक से नहीं जाएगा। आप क्या चीज को जवाब देंगे सर? इसमें मैं कई ऐसे केसेस है जिसको मैं रेफर कर सकता हूं, लेकिन सदन में 3 केसेस का मैं रेफर करूंगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं पहला एग्जांपल देना चाहता हूं, सैयद फजल पकुया तंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या केरला हाईकोर्ट का फैसला है। केरला हाईकोर्ट ने कहा the Waqf board is a statutory body, pure and simple. It is not a representative body of the Muslim community. ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी सुन लीजिए, हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ का जजमेंट सुन लीजिए। A mutawalli's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इतना क्लियर कट रूलिंग है। तीसरा, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल। अब देखिए मंदिर का भी इसमें एग्जांपल लिया गया है। राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्पल नहीं, टेम्पल का जो प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है। आप ये आज से ये बात बोलने के लिए बंद कीजिए। सर 2013 में जो काम किए गए हैं उसमें मैं एक चीज जिक्र करना चाहता हूं। इलेक्शन आने वाला था, बहुत ही कम दिन बच गए थे, इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने ही वाला था। हम सबको मालूम है अप्रैल और मई में चुनाव हुआ था। 5 मार्च 2014 को उस समय के यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। क्या जरूरत था? कुछ दिन बाकी था चुनाव होने के लिए, आप इंतजार तो करते। आपने सोचा ये करके वोट मिलेंगे, लेकिन आप तो चुनाव तो हार गए, तो फायदा क्या हुआ? ऐसा काम करने से वोट नहीं मिलता है। इसलिए लोग इंटेलिजेंट है, हमारे देश के लोग समझदार है, इसलिए वोट बैंक का राजनीति के बिना हम अच्छे सोच के साथ में आज इस सदन में फिर से आए हैं। कुछ एनोमलीज है इस बिल में, तो इसको बदलना जरूरी था। मैंने एक पहले भी इसका जिक्र किया था कि आपने कहा कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है। वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं हम उसको बहुत ही सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है।
सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेट अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिसर को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 एमपी, 1 एमएलए, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को किसी तरीके से दरकिनार नहीं कर सके। वक्फ एक्ट सर हमने जो नया प्रावधान रखा है उसमें जितना भी जो आर्बिट्रेरी प्रोविजन जो जरूरी नहीं था उसको हमने सामान्य रूप से देश में और जितना कानून है उसको मिलाते हुए मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी इन वक्फ मैनेजमेंट, सर्वे को अपडेट करने के लिए जो पहले इनसफिशिएंट प्रोविजन था, इसमें वक्फ लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह में महिलाओं का इनहेरिटेंस राइट्स, बच्चों का राइट, और साथ साथ में कई हजारों केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स में, उसको सेटल करने के लिए जो आज लगभग 10,000 से भी ज्यादा केसेस जो पेंडिंग था और कुछ सालों के अंदर में 13 से 30,000 केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, उसको सरलता से सुलह करने के लिए हमने रास्ता खोजा है। एक चीज बार बार आप लोग कहते हैं, हमारे पक्ष के लोग हो या उस साइड के पक्ष के लोग हो या जो सदन से बाहर है, वो एक वक्तव्य तो देते रहते हैं, मैं उसको सुधारना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हमारा देश में लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास 3rd लार्जेस्ट है। पहला रेलवे, इंडियन रेलवे, फिर इंडियन आर्मी मतलब इंडियन डिफेंस का, और फिर कहता है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मैं उसको सुधारना चाहता हूं। सर आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं, हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है, हम लोग सब चलते हैं उसमें। इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है? वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि 2nd लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी लैंड है, जहां ट्रेनिंग करता है, जहां वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे
वक्फ प्रॉपर्टी का साथ आप तुलना कर सकते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक बताइए? ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। इसलिए सर, इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा सीधा अपना दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहा है, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बढ़ा करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्त प्रॉपर्टी है, तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आज के ये वक्त संशोधन बिल जरूरत है। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे अपने वामसी पोर्टल में, हमारे मंत्रालय के वामसी पोर्टल में हमने रिकॉर्ड देखा है। सचर कमेटी जो आपने बनाया है 2006 में, उन्होंने भी ये बारे में काफी डिटेल में जिक्र किया हुआ है। सर 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी था और उसका इनकम कितना था मैं बता दूं आंकड़ा सर, आप कहेंगे 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। कौन खाते थे? 163 करोड़। और आपने 2013 में बदलाव करने के बाद आज इनकम कितना बढ़ा है वो भी मैं बता देता हूं। हो गया 166 करोड़। 3 करोड़ बढ़ा है। कैसे मंजूर कर सकता है हम लोग इस महान सदन में बैठ करके? अगर इतना 10 सालों के बाद भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ बढ़ता है, तो ये हम कभी मंजूर नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय। इसलिए उस समय कहा गया था, मैं अभी का नहीं बता रहा हूं, सचर कमेटी समय में भी कहा गया है कि अगर थोड़ा सा एफिशिएंटली मैनेज करता तो 12,000 करोड़ पर ईयर तो उसी समय जनरेट हो जाना चाहिए नॉर्मल मार्केट रेट से। और 12,000 करोड़ अगर वो प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेशन करता है, कितना लाखों करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा, आप सोच के देखिए। इसलिए सर आप लोग भी, मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी वक्त के बारे में जानना है तो हमारा वामसी पोर्टल को क्लिक करके आप लोग देखिए। सर आज वो 4.9 लाख से बढ़ करके टोटल वक्फ प्रॉपर्टी बन गया है 8.72 लाख। हमारा देश में वक्फ प्रॉपर्टी बन गया है। और आप कल्पना कीजिए 8.72 लाख प्रॉपर्टी वक्फ का है, उसको अगर हम सही तरीके से मैनेजमेंट करता तो हमारा मुसलमानों का ही नहीं है, देश का तकदीर बदल जाएगा। इतना प्रॉपर्टी हमारे पास। अब समझिए चीज को। सर मैंने अभी कई राज्यों का दौरा किया अध्यक्ष महोदय, मैंने कई राज्यों का दौरा किया। मैं एक एग्जांपल आपको जरूर देना चाहूंगा। मैं बहुत इंप्रेस हो गया जब मैं पिछली बार जम्मू कश्मीर गई। जम्मू कश्मीर में हमारा नई वहां वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनी और मैंने पूछा कि आप जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनी
तो उसमें क्या हालत थी और आज क्या हालत है। उन्होंने बोला कि सर जब उन्होंने पदभार संभाली तो उसमें कोई इनकम का, कोई व्यवस्था का, रिकॉर्ड का ठीक ठाक कुछ भी नहीं था, और उन्होंने आने के बाद 40 करोड़ रेवेन्यू इनकम उन्होंने जनरेट करना शुरू किया, मुझे बताया, और उसके वजह से वह काफी अच्छा काम कर रहा है। मैं हजरत बल श्राइन भी गए और वहां भी मरम्मत चल रहे हैं, इतना पुराना श्राइन है, दुनिया के लोग आते हैं, बहुत खूबसूरत से उसका सारा आसपास का ब्यूटिफिकेशन का काम भी चल रहा है। अगर अच्छा काम करेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो सबका फायदा होगा सर। इसलिए सर आप लोग आज बिल को समर्थन करने के बाद मेरे ऑफिस में आइए, 1 साल के अंदर में इसका ट्रांसफॉर्मेशनल इंपैक्ट क्या होता है मैं ही आप लोगों को बता दूंगा। सर वर्क अमेंडमेंट जो बिल लाए हैं उसमें जेपीसी का कई रिकमेंडेशन है जिसको हमने समर्थन किया है और एक्सेप्ट किया हमने या इस बिल में लाया। इसलिए बोलना कि जेपीसी का आपका कमेटी का बात को माना ही नहीं है, आपका कमेटी का बात नहीं सुना गया है, वो गलत बात है सर। अध्यक्ष महोदय जी, पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनता है तो उसका एक अपना सैंक्टिटी होता है और उस कमेटी में खुले बहस हुए हैं, उसमें मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूं क्या हुआ है, लेकिन उनके बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग सरकार समझते हैं कि बहुत अच्छा सुझाव आया है, हमने उसको माना है, और कुछ छोटा अमेंडमेंट है जो बहुत जरूरी चीज है, वो अमेंडमेंट भी हम लेकर के आए हैं। इसके बाद जो पूरा ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। तो उम्मीद क्यों हुआ है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म उम्मीद है, इसका रखने का पीछे कारण है सर। ये उम्मीद क्यों है, अब ये यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट का विषय, सर्वे, कलेक्टर का रोल, सारा विषय को मिला करके मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम को ही बदलने के लिए हमने काम शुरू किया है। उसके बाद एम्पावरमेंट, कैसा एम्पावरमेंट होने वाला है, मैंने पहले भी जिक्र किया, मुसलमानों में भी जो शियास हैं, सुन्नीस हैं, बोरास, आकाकानीस, पसमानदा मुस्लिम्स है जिसको बैकवर्ड माना जाता है, और विशेष करके महिलाएं और बच्चों के लिए जो हमने प्रावधान रखा है, तो ये मुसलमान का कम्युनिटी के अंदर में इतना जोरदार स्वागत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यहां में कुछ मेंबर विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ मेंबर को मेरे घर में मैं न्योता देना चाहता हूं, और जो मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए, आपका सोच बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग को मालूम ही नहीं है। करंट अंदर में गरीब मुसलमानों का तो संदेश बार बार आ रहा है कि जल्दी पास कीजिए इस बिल को, इसलिए आप लोग संदेह में मत रहिए। एफिशिएंसी को हमने बढ़ाने का काम किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा, कोई छुप के अंधेरे रातों में वर्क क्रिएट नहीं कर सकता है, इसका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, ट्रैकिंग होगा, निगरानी रखा जाएगा, कंप्लायंस का प्रावधान है, और जो मैनुअल हाथों से जो गलत होगा उसका भी करेक्शन करने का प्रावधान है, ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है उसका भी समाधान हमने पूरा बिल में तरीका बना के रखा हुआ है, और आखिर में इसका ऑडिट प्रॉपर होना चाहिए, तो ऑडिट का भी प्रावधान हम लोग राज्य सरकार को ऊपर में छोड़ा है, क्योंकि आखिर तो सारा प्रॉपर्टी का अथॉरिटी राज्य सरकार का है, बोर्ड का अपॉइंटमेंट भी राज्य सरकार को करना है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, सारा राज्य सरकार को ही करना है। इसलिए राज्य सरकारों को हम फुल अथॉरिटी देने के साथ साथ हमारा जो मंत्रालय है
वो ऑनलाइन हमेशा जुड़ा रहेंगे कि जो वक्त प्रॉपर्टी क्रिएट किया गया है उसका स्टेटस है वामसी पोर्टल से मिला करके हम लगातार टच में रहेंगे। इसलिए कोई इसमें ये नहीं सोचना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा पावर हड़पने जा रहा है क्या, बिल्कुल सोचने का नहीं है। ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट का अधीन है और राज्य सरकारें ही इसका निगरानी में आगे काम करना है। उसके बाद सर जो पर्पस के लिए वर्क क्रिएट किया जाता है, बेसिकली 3 पर्पस होता है, रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस। उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इनकम जनरेशन खास करके जो वेलफेयर काम है उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका भी इफेक्टिव गवर्नेंस का प्रावधान हमने रखा हुआ है। और साथ साथ सर मैं आपको इस उम्मीद के साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि जो रिफॉर्म्स हमने जो लाए हैं और साथ साथ में जो प्रावधान कुछ बदलाव हमने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, क्योंकि डिटेल में तो मैं रिप्लाई तो करूंगा ही। इसमें अगर आपको लगता है कि हमको अगर इनकम जनरेशन करने के लिए वर्क प्रॉपर्टी को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए, जब हम इसका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के माध्यम से रूल्स बनाएंगे, आपका सुझाव हम खुले दिल से स्वागत करेंगे। क्योंकि आखिर तो प्रॉपर्टी देश का है, किसी का भी हो, उसको अगर अच्छा से चलाना है तो आप सुझाव देंगे तो हम तो पूरा वेलकम करेंगे उसमें। इसलिए आज मैं मेंबरों के साथ साथ जो कई दरगाह है, कई मस्जिद के इमाम है, कई लोग जो मुझे मिले, उन्होंने भी बहुत अच्छा सुझाव दिया है। उसको डिटेल में मैं यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम रिकॉर्ड में रखा है। कई अच्छे अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं, वो भी हमने नोट करके रखा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं अब आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। ये जो हमने एक डेफिनेशन में जो बदलाव लाया है, इस डेफिनेशन में बदलाव का सबसे बड़ा मतलब यह है कि मुसलमानों में भी जो वक्फ के अंदर में अपना प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी इस वक्फ बोर्ड के प्रावधान से गवर्न करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। अगर वो ट्रस्ट के माध्यम से अपना प्रॉपर्टी का अलग तरीके से वक्फ करना, वो चलाना चाहता है, मैनेज करना चाहता है, उसके लिए भी छूट दिया गया है। तो इसमें जो आप लोग बार बार कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी हम लोग किसी धर्म, किसी जाति का हिसाब से तो हम एमपी नहीं बने हैं, हम तो ऐसे सिटीजन होकर के एमपी बने हैं। तो अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला हमको कहेंगे कि किरण रिजिजू मेरा यहाँ नहीं आ सकता है, हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म अलग है, तो कैसे होगा? मैं तो एज एमपी, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं जा सकता हूँ। उसी प्रकार से आपका ट्रस्ट है, ट्रस्ट को चलाता है चैरिटी कमिश्नर। तो ट्रस्ट वाला कैसे कहेंगे कि चैरिटी कमिश्नर मेरा जात का ही होना चाहिए? चैरिटी कमिश्नर तो गवर्नेंस को संभालने के लिए है, चलाता तो ट्रस्ट है। उसी प्रकार से आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा वक्फ प्रॉपर्टी को देखने के लिए वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान नहीं हो सकता है? आप कैसे कह सकते हैं? ये तर्क आप थोड़ा गहराई से सोचिए, क्योंकि ये बार बार कहा गया है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बाद में तो बोलेंगे हमारे कुछ लोग हैं कि मुस्लिम का अफेयर्स में नॉन मुस्लिम क्यों आ रहा है। अरे ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए ये प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको समझिएगा। उसके बाद सर ये जो हमने जो 2013 के बाद कुछ बदलाव जो किए हैं, वक्फ बाय यूजर में कुछ लोग ने शंकाएं व्यक्त किया है, कह रहा कि वक्फ बाय यूजर हटाने के बाद अब सरकार जो है मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, मुसलमानों का प्रॉपर्टी छीन लेंगे, ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है। इस तरह का कई जगह में बोला है। मैं इसमें साफ साफ कहना चाहता हूं, हम लोग सब हर किसी ना किसी राज्य से आते हैं। वी ऑल बिलोंग टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वी आर टुगेदर, वी मे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वी आर ऑल इंडियन। ये अथॉरिटी राज्य सरकार को हमने कैसे दिया? जो प्रॉपर्टी वक्फ यूजर को हम लोगों ने हटाने के बाद ये प्रावधान सुरक्षित किया है, ऑथोराइज किया स्टेट गवर्नमेंट को कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जब नमाज पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है,
उस पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं? कोर्ट का पावर को तो हम ले नहीं सकते सर। इसलिए यहाँ बार बार ये लोग माइक बजा बजा करके झूठ 100 बार भी बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आज सीए लागू हो गया, बताइए किसी मुसलमान का अधिकार छीना है? किसी मुसलमान का नागरिकता छीना है? बताइए, क्या आप माफी मांगेंगे? आपने देश भर में घूम घूम कर झूठे बातें फैलाया, आज आप साबित हो गया कि आपने झूठ बोला था, लेकिन आज आप माफी मांगने का भी हिम्मत नहीं रखते हैं। जिगर थाम के आप लोग सुनिए, ये आप आज दोबारा आप मिसलीड करेंगे, गलत बातें करेंगे तो फिर मुंह खाना पड़ेगा आपको। फिर कोई और बिल लेके आएंगे, फिर मैं आपका पर्दाफाश करेंगे फिर से। इसीलिए सर हम लोग तर्क पे जाइए, पॉइंट पे जाइए। इसलिए दूसरा, महिलाओं के लिए अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि फैमिली में पुरुष महिला सब होते हैं, तो इसमें हमने एक सिंपल प्रावधान रखा है कि एक कोई भी मुसलमान जब वर्क क्रिएट करता है, सबसे पहले उस परिवार में जो महिला का अधिकार है उसको सुनिश्चित करके ही आप वर्क क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था, वर्क क्रिएट कर दिया, आपका बच्चों का अधिकार खत्म हो गया, महिला का अधिकार खत्म हो गया। आप वर्क उसी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं जो आपका हकदार है, जो आपका 100% हिस्सा है, उसी को ही आप वर्क क्रिएट कर सकता है। बच्चों का और महिला का अधिकार नहीं छीन सकता है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मुसलमानों में अगर वो चाहते हैं कि महिला आगे ना बढ़े तो ये लोग तो इसको विरोध करेंगे ही, लेकिन जो थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचने वाले, जो थोड़ा बारीकी से अगर सोचेंगे तो कितना गलत बात है कि समाज में महिलाओं को दबाने का काम करते हैं और यहाँ जोर जोर से बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, सारा मैनेजमेंट जो सरकार का जमीन या प्राइवेट का जो जमीन है, इसका कलेक्टर को इन्होंने कमेटी के माध्यम से सुझाव किया है कि हर चीज कलेक्टर को क्यों ऑथोराइज किया गया है। तो कमेटी के बात को माना है कि कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी, कलेक्टर से ऊपर जो अधिकारी है वो देखेंगे सरकारी जमीन और कोई डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड के साथ या किसी मुतावली के साथ डिस्प्यूट है, उसका जांच कलेक्टर के ऊपर अधिकारी करेंगे। ये कमेटी ने सुझाव दिया था और उसी को मान करके आज इस सदन में पेश किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सुझाव हम लेके आ रहे हैं, अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, इसमें मैं मानता हूं कोई विरोध नहीं करेगा। ये इसमें शुरू में छूट गया था, मैं सर खुले दिल से आपको कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत सोच समझ के साथ ये प्रावधान अमेंडमेंट हम लेके आ रहे हैं कि जब आप वर्क प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर के आदिवासी का जमीन को आप वर्क क्रिएट कर दें, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा देश के आदिवासियों का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वर्क प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट लेकर आया है। डिटेल में अब आगे अध्यक्ष महोदय आपको मैं बताऊंगा। वक्फ ट्राइब्यूनल के बारे में सर मैं संक्षेप में, अभी फ्लोर खुलने वाले हैं, मैं आपके हाथ फ्लोर छोड़ने वाले हैं, तो मेरा जो वाइंड अप को आप ध्यान से सुन लीजिए। जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में 2 मेंबर का हमने प्रस्ताव रखा था, तो कमेटी ने कहा कि 2 मेंबर ठीक नहीं है, इसमें 3 मेंबर होना चाहिए।
ये प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। तो वक्फ ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होगा फिक्स टेन्योर का साथ, और उसमें आज टोटल लिटिगेंट्स 14,417 केसेस है। आप सोच के देखिए, तो ट्राइब्यूनल में जल्दी जल्दी केस डिस्पोज हो, 3 मेंबर्स का ट्राइब्यूनल बनाया गया है। उसके बाद में उसका टेन्योर को फिक्स किया गया है। उसके बाद में जो एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था, पहले ऑटोमेटिक अपील करने का राइट नहीं था, स्पेशल रिव्यू पिटीशन ही कर सकते थे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद। तो आज हमने एक अच्छा सोच के साथ खुला मन से ये कहा है कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड का निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्राइब्यूनल का निर्णय से खुश नहीं है, तो आप अदालत जा सकते हैं। ये रास्ता भी हमने खोल दिया है। उसके बाद सर कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन, ये भी आपका ही सुझाव था कमेटी वालों का कि जो कंट्रीब्यूशन देते हैं वक्फ बोर्ड मुतावली जो देते हैं उसको घटाना चाहिए, तो उसको 7% से 5% घटा दिया है, ताकि ज्यादा पैसा आप चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा कर सके। तो अच्छा, जो प्रॉपर्टी मैनेज करता है वो तो सरकार को शाबाशी देंगे। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमको रखना पड़ा, आपने लॉ ऑफ लिमिटेशन को इस वक्फ बोर्ड का प्रावधान से हटा दिया था, इसको हमने लगाया है। तो अब तो मालूम है द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 will now apply to the work property claims from the date of commencement of this act, aiming to reduce prolonged litigation। ये बहुत बड़ा मैं मानता हूं एक कदम उठाया है। और जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था, तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। अब किसी प्रॉपर्टी को कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? इसलिए इस सेक्शन 40 की वजह से, अध्यक्ष महोदय जी, इस सेक्शन 40 की वजह से कई मुद्दे इस देश में आया है। आज पूरा हमारा देश का क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कैथोलिक चर्च काउंसिल के लोग, भारत चर्च ग्रुप के लोग, केरला में हो, देश भर में आज पुकार के क्यों कह रहा है कि वक्त संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। वो इसलिए कि सेक्शन 40 का मिसयूज होता था। सर आप सोचिए, केरला का एमपी, तमिलनाडु का एमपी लोग तो सोचिए, अगर आपने गलती से इस बिल का विरोध कर दिया तो आप क्या विरोध झेलना पड़ेगा बाहर में, आप कल्पना कीजिएगा। अभी से आप सोचिए, मैंने पिछली बार भी बताया सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में, तो आपको बताया जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंथुराई विलेज तमिलनाडु में, उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज, यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। उसी प्रकार से केरला का मनम्बम का जो इशू है, वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, चर्च का भी कर दिया, और आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर हम ये बिल पारित कर दिया, उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे गरीबों का, किसानों का। ऐसे चीजों में आप लोग समर्थन करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप जिद पे राजनीतिकरण करके आप अड़े रहे, आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। विशेष करके हमारे कांग्रेस वालों को मैं कहना चाहता हूं,
और बाकी हमारे साथी दल है कांग्रेस के झांसे में ना आए, आपको भी डुबा देंगे ये लोग। इस बिल को विरोध करके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप ध्यान से सुनिए अध्यक्ष महोदय। इसलिए अंत में सर, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं आखिर में जवाब दूंगा, तो हम लोग आगे भी इस पार्लियामेंट को भी वक्त डिक्लेयर ना कर दे, हम लोग आराम से भविष्य के लिए और अच्छा काम करें। मैंने पॉजिटिव बात में अपना बात को रखा है। अंत में मैं अपील करके अपना बात को समाप्त करना चाहता हूं। इसी लाइन के साथ मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूं। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आप लोग जब इस बिल को समर्थन करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेता सब सदन में बैठे हम लोग सुन रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं, मैं भाग्यशाली हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे जैसे एक साधारण सदस्य को इतना पुण्य काम करने का मौका दिया है, इस बिल को यहां रखने का मौका दिया है। करोड़ों करोड़ों गरीब मुसलमान बहने दुआ देने वाला है। दुआ में अकेला क्यों लूं, ये दुआ आप भी लेना चाहिए। इस बिल को समर्थन कीजिए, ये मेरा अनुरोध है अध्यक्ष महोदय। श्री गौरव गोगोई।